Therefore, ये बात तो मैंने इस टॉपिक के शुरुआत में ही आपको डिफाइन कर दिया था कि दो जो प्रोमिनेंट फैक्टर्स है, बर्थ रेट और डेथ रेट, उसका संबंध एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस से कुछ इस तरह से होगा कि, है ना, मोर द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लेस इज द बर्थ रेट। मतलब पॉपुलेशन इंडिविजुअल का नहीं, क्या होता है दिमाग में ऐसा रहता है कि एनवायरमेंट, एक इंडिविजुअल का बर्थ रेट नहीं, पॉपुलेशन का बर्थ रेट क्या होता है, हैम्पर, लोअर आ जाता है। मतलब बर्थ रेट भले ही वो बायोटिक पोटेंशियल को अचीव करने की कोशिश करता है लेकिन कभी कर नहीं पाता क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस उस पर प्रेशर ज्यादा बनाता है। तो व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल टुगेदर इज, अभी मैं उसकी लिस्टिंग, जैसे कैरिंग कैपेसिटी, मतलब 3 कंपोनेंट्स है उसमें जो कि ऑल ओवर सपोर्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन साइज को टू यूज द मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। दैट्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। तो इसके जस्ट ऑपोजिट ये है जिसको अपोज करते हैं, रिटार्डिंग फोर्स। तो दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड मोर ओवर दिस आर द कंक्लूजन। Then moreover, environmental resistance has 2 components. The 2 components are respectively, again, biotic and abiotic. बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं कंपटीशन, है ना, कोई भी स्पीसीज इंट्रा या विद इन द स्पीसीज मेंबर्स कॉम्पीट करने पड़ते हैं या अमंग द स्पीसीज, यानी इंटर कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक। तो कंपटीशन, पैथोजेनिसिटी, ये सब बायोटिक फैक्टर यानी बीमारी, डिजीजेस। वेराज एबायोटिक में आते हैं सारे नेचुरल कैलामिटीज which are respectively flood, cyclone, volcanic eruptions, landslides, है ना, फॉरेस्ट फायर, किसी भी जगह बाढ़ आ जाना, है ना, अर्थक्वेक। दीज आर ऑल नेचुरल कैलामिटीज। तो बायोटिक कंपोनेंट ज्यादातर सब बायोलॉजिकल नेचुरल रीजन से, और एबायोटिक भी नेचुरल रीजन से ही होंगे। कहीं हैवी रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन और साइक्लोन्स, फ्लड आ गया, सब कुछ ये हो गया। इसके अलावा मैन मेड वॉरफेयर्स, है ना, टेररिस्ट एक्टिविटी में वॉरफेयर्स भी एक कारण है। पॉपुलेशन साइज, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए अगर बात करें, और बायोटिक फैक्टर्स में और एक आता है प्रेडेटरशिप, जो ह्यूमंस के लिए तो अप्लाई नहीं होता, बट ह्यूमंस में भी प्रेडेटरशिप कंपटीशन का नतीजा ये है कि सुसाइड्स एंड मर्डर्स, जो क्राइम, सोशल क्राइम हो रहे हैं, बस उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक वर्ड दे दिया, वॉरफेयर्स। तो these are the disturbing elements working as an environmental resistance in both biotic and abiotic way, which keeps a check, है ना, पॉजिटिव चेक। रिटार्डिंग फोर्स है लेकिन चेक कैसा है, पॉजिटिव। और ये सब मिलके अल्टीमेटली कैरिंग कैपेसिटी, बायोटिक पोटेंशियल को अचीव करने में हेल्प करेगा। मतलब व्हाट इज द 3 फैक्टर्स लिखे थे ना, व्हाट इज द कंक्लूजन? कैरिंग कैपेसिटी, सपोर्ट
टू अचीव, किसी भी स्पीसीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी सपोर्ट है ना, टू अचीव बायोटिक पोटेंशियल। जबकि दूसरा फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, यानी कैरिंग कैपेसिटी लग के मैं के लिखूं, के सपोर्ट्स टू अचीव बीपी एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, यानी ये ऐसा प्रेजेंटेशन लिखा जा सकता है, या मैंने ईआर लिखा है, रिटार्ड्स टू अचीव बायोटिक पोटेंशियल। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यह है कंक्लूजन। और तब जाके दो पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ सामने आते हैं, जे शेप्ड एंड एस शेप्ड। The rate of growth of a population exhibiting J shape, that is DN है ना, differential change in population size with time, is calculated by this formula, whereas S shaped के लिए dn upon dt is equal to इस पूरे प्रेजेंटेशन में where R वैल्यू इसमें और चाहे उसमें इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ, इसी बायोटिक पोटेंशियल आर वैल्यू को हम अलग अलग टर्म्स देते हैं, उसको डार्विनियन फिटनेस भी कह सकते हैं, कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स हर पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज जो है अपने आप को मल्टीप्लाई इंक्रीज ही करना चाहेगा। तो सारे फैक्टर्स को क्रॉस बीट करते हुए है ना, तो इंट्रिंसिक रेट, हर स्पीसीज में एक इनहेरेंट एबिलिटी अपने आप को बनाए रखना, एक्सेल करना, बढ़ा के रखना गिवन सारे कंडीशंस में भी, दैट्स कॉल्ड आर वैल्यू, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। R is equal to B minus D. Where R is equal to Darwinian fitness of a population या of a species, लेकिन वो स्पीसीज किस पॉपुलेशन की तरह, किस एनवायरनमेंट में डार्विनियन फिटनेस आर वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। एंड इट्स ऑल रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द प्रोमिनेंट बायोटिक एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कॉल्ड कंपटीशन, जो तीन तरह से काम करता है विद इन दी स्पीसीज, एमंग दी स्पीसीज, दो तरह से। एक होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या होता है, यही तो हमें अगले टॉपिक में साबित करना है। तो R is equal to where and B birth rate and D is equal to death rate, क्योंकि यही दो मेन फैक्टर है जो एक पॉपुलेशन के R वैल्यू को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट गिव्स द अल्टीमेट डार्विनियन फिटनेस, क्योंकि ओवर रिप्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हर स्पीसीज का एक डार्विनियन फिटनेस होता है R वैल्यू, और उसकी मदद से वो अपने आप को इस गिवन एनवायरनमेंट में इन सारे ऑड फैक्टर्स के खिलाफ अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को लगातार बढ़ाते जाना, या तो एक प्रेशराइज्ड वे में एस शेप्ड से, या फिर एक्सेल कर जाए तो जे शेप्ड से। दैट्स द कंक्लूजन। और हर स्पीसीज आर वैल्यू से ही ग्रो करता है, बट टू कीप द चेक ऑन ओवर क्राउडिंग, तो अलग अलग जगह नेचर ने अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं, जिसमें अभी क्लास के फर्स्ट हाफ में मैंने एक बात रखी थी कि मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज 99.9% मेंबर्स राइट फ्रॉम पोरिफेरा, राइट फ्रॉम
पॉरीफेरा। एनिमल किंगडम की बात कर लो, थ्रू आउट लिविंग वर्ल्ड जूलॉजी की क्लास में एनिमल किंगडम के मेंबर से शुरू करते हुए पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेट्स में, मैमल्स में भी, नॉन प्राइमेट्स तक, नॉन ऑल आर सीजनल ब्रीडर, ऑल आर, सिर्फ प्राइमेट्स ही होते हैं जो कि नॉन सीजनल है। एंड अकॉर्डिंगली एनिमल किंगडम में मेंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वही नॉन सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर विल एग्जिबिट इन हायर ग्रुप्स इफ इट्स बिलोंग टू मैमल, मैमल्स में भी अगर वो नॉन प्राइमेट प्लेसेंटल है, नॉन प्राइमेट, they exhibit a characteristic reproductive cycle called estrus cycle which is a sign of their reproduction, क्योंकि birds में egg देना अगर is related to what, reproductive behavior। plants में एक समय तक जब तक क्या बोलते हैं, सिर्फ कैसे birds आते थे, vegetative birds, leaf और stem के, तब तक वो vegetative। जब पहली बार floral birds क्या आएंगे, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्लांट्स के आ चुके हैं, देन दे हैव लेफ्ट देयर वेजिटेटिव फेज एंड एंटेड इनटू रिप्रोडक्टिव फेज। तो फर्स्ट चैप्टर में ये बात ऐसी तो लिखा हुआ है कि किसी भी की भी लाइफ स्पैन में प्लांट्स में जैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं फ्लावरिंग, किससे कैरेक्टराइज करते हैं कि जब पहली बार फ्लावरिंग होती है, यानी दैट प्लांट स्पीसीज दो मेंबर ने अपने लाइफ स्पैन में किस में एंटर कर गए, जुवेनाइल से अडल्टहुड में। अब उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ हर सीजन, अकॉर्डिंगली प्लांट्स आर पेरिनियल, बाइनियल, एनुअल, यस और नो। So what do about animals? Does animal also exhibit such characteristic phenomena pertaining to reproductive behavior? क्या हम ऐसा कुछ लिस्टिंग कर सकते हैं कुछ एनिमल्स में कि जिससे हम उनकी पहचान कर सकें कि वो अपने लाइफ स्पैन के किस फेज में है, प्री रिप्रोडक्टिव की रिप्रोडक्टिव, वो ट्रांजिशन जोन कौन है? यस, वी डू एडोर इट बाय जुवेनाइल फेज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्यूबर्टल चेंजेस। कौन से चेंजेस? And moreover, different species of animals exhibit different characteristics of pertaining sexuality. For example, a bird is characterized by laying of eggs, but every time laying egg is not reproductive behavior. क्योंकि आज human beings क्या करते हैं? Commercial exploitation, laying of eggs non-seasonally, non is simply a commercial exploitation, क्योंकि उन eggs से so called क्या release नहीं होंगे, chicks will not get hatch out, क्योंकि उनमें embryo नहीं होते हैं, they have only the yolk and albumin। Vegetative eggs क्या है वो? व्हाइट पोटैटोज, क्या कहते हैं उन्हें? अनफर्टिलाइज्ड एग्स। क्या होते हैं वो? मार्केट में अवेलेबल जो एग्स हैं विच आर अवेलेबल एज अ फूड रिसोर्स इज सिंपली अ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ के आप समझ ही गए, यस और नो? तो वो सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो सेम डू इन हायर ऑर्गेनिजम्स एमंग एनिमल किंगडम। इफ यू गो इन वर्टिब्रेट्स, हमेशा हर टॉपिक किस में पढ़ा जाता है? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में भी कौन है रेफरेंस? मैमल्स। Mammals are of two types, non-primate placental mammals, primate placental mammals। सबको आ रहा है समझ में? एक तरह से मैंने वो चैप्टर भी खत्म कर दिया। ऐसे ही समझो ना, और क्या कंसेप्ट ही है ना उस चैप्टर में, यही है। एनिमल्स ऑन दिस बेसिस, दिस टाइप, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ओविपैरिटी, वीवीपैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैं तो एनिमल्स की बात करूंगा ना, इंटरनली फर्टिलाइज करने वाले और एक्सटर्नली। इंटरनल करे चाहे एक्सटर्नल करे, फर्टिलाइजेशन कुड बी सेल्फ और क्रॉस, एंड ऑल दीज आर दी एस्पेक्ट्स। ये सारे ऐसे पहलू हैं जो किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन होम ऑर्गेनिजम्स। एक जनरल बात, हमें ना फंगस से मतलब है, ना प्लांट से, ना एनिमल से। अगर जनरल बात करें, दीज आर दी सेट रूल्स। लेकिन हमेशा की तरह हर फीचर के लिए खुद एनिमल हो, प्लांट हो, लिविंग वर्ल्ड क्या सिंगली एक टाइप के नहीं, डाइवर्स। तो सो डू रिप्रोडक्शन, और उनके रूल्स भी अपनी डाइवर्सिटी को फ्लॉ करते हैं। और वो कुछ इस तरह से कि जिस चीज को हम यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल प्लांट एनिमल्स में पढ़ते हैं, प्लांट्स के लिए तो मोनोशियस, डायोशियस, एनिमल्स के लिए हम हर्बोफ्रोडाइट वर्ड यूज करते हैं, यस और नो? टेक्निकली बस टर्म्स और डिनोशंस चेंज होते हैं, कंसेप्ट तो ही रहता है। फंगस के लिए ही होमोथैलस, हेट्रोथैलस। सबको आ रहा है समझ में? तो पहले वाले चैप्टर में बस यही बेसिक कंसेप्ट्स है कि स्पर्म्स और ओवम दोनों ही बनते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत लार्ज अमाउंट में बनते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कौन सा गैमेट ज्यादा बनना चाहिए और क्यों, ये क्वेश्चन बनेगा। स्पर्म्स, यस और नो? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेहतर है इंटरनल के ऊपर कि इंटरनल बेहतर है एक्सटर्नल के ऊपर? ये तो ऑप्शंस देख के, मतलब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, वही मैंने कहा ना, जितने भी ड्राई चैप्टर्स है तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे नेग्लिजिबल, एक हिच आता है मेंटल, अरे तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, देखना उन्हीं में से ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो बनना चाहिए था, बन सकता था, बशर्ते थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता तो कैसे तुम, मैं मतलब टॉपिक पढ़ाना तो ऐसा है, यही 6 महीने पढ़ा सकते हैं कोई भी चैप्टर,
मुद्दा वो नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, व्हाट यू शुड लर्न इन द क्लासरूम, कि क्वेश्चन ओरिएंटेड स्किल डेवलप करने के लिए पढ़ा कैसे जाए कि वो जो मिराकल नंबर मैं आपके सामने राइट फ्रॉम डे वन कह रहा हूँ कि 90 क्वेश्चंस की तैयारी आप कर रहे हैं, और मेरे तरफ से पूरी गारंटी है 40 क्वेश्चंस की तैयारी जो मैं अपने जूलॉजी पोर्शन से करा रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी 100% पहुंचने का, बट एटलीस्ट यू शुड गेट द स्किल ऑफ एक्सीलेंस, परफेक्शन नहीं कि 40 तुम अटेम्प्ट मत करो, तुम तो 36 37 ही करके आना, लेकिन वो सही जाने चाहिए पूरे। बॉटनी में भी ऐसे ही है, 45 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट 50 में से आप 42 करके आ गए, एंड देन यू मल्टीप्लाई योर मार्क्स, टोटल 10 छूट गए, उसकी मत सोचो आप, 80 प्लस 80 इंटू 4 करो, फिर क्या मार्किंग आ रही है, सबको आ रहा है समझ में। और पता चला तुम अटेम्प्ट पूरा करके आ गए या कम करके आए, उसमें भी नेगेटिव कर गए, तो पुश डाउन, मतलब फिर बात खत्म हो जाती है, फिर साल भर क्या किया अच्छा बुरा उससे कोई मतलब नहीं है। और जिसने ये एक्सेल कर लिया वो सिलेक्ट है, और बस सक्सेसफुल हैव मेनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑर्फन। अरे आया कि नहीं आया समझ में, ये फैक्ट है, इसमें और कोई दूसरा सेकंड सी और डी ऑप्शन नहीं, देयर आर ओनली 2 ऑप्शन इन लाइफ, ए एंड बी। ये क्लियर है, पूरा कंसेप्ट आ गया समझ में। somehow I have completed the chapter, बुक जरा पास करें। तो फाइनली पेज नंबर 228 से सॉरी पेज नंबर 226 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, वही सारे फंडामेंटल्स, एंड पेज नंबर 227 पे देखिएगा, अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, एंड इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो। वही मैंने कहा था ना, इंडिविजुअल वाली बात हो गई, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, बर्थ डेथ ये सब इंडिविजुअल, लाइफ स्पैन कि किस स्पीसीज के हैं और उसमें क्या एक्चुअल बायोलॉजिकल फिनोमिना है, लेकिन जब वो बात आती है पॉपुलेशन में, तब किसी इंटरेक्शन के नतीजे से वो सारे फिनोमिना चेंज हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% आर मेल्स, यानी सेक्स रेशियो ज्यादा होना, बस एक फिगर से समझा दिया इधर। तो आई डू होप आज की क्लास का मेन जिस्ट यही था कि किसी पॉपुलेशन को टाइम के साथ डिफरेंट एज ग्रुप और जेंडर के साथ जब हम कंसिडर करके स्टडी करते हैं, तो एक जो प्रेजेंटेशन हम प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन का, है ना, इट इज कॉल्ड द एज सेक्स स्ट्रक्चर पिरामिड। देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, वही मैंने लिखवाया आपको। एंड फाइनली इट इज ऑफ 3 टाइप्स और उनका एनालिसिस। तो इस पूरे हिस्से से बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या है, पर कैपिटा, पर कैपिटा वही पर थाउजेंड पर ईयर, पर कैपिटा बोल लो या पर थाउजेंड पर ईयर। पर कैपिटा वर्ड एक्चुअली ह्यूमन पॉपुलेशन में स्टैटिस्टिक्स सेंसस का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंसानी लाइफ कहीं भी बसा हो, उसके लाइफ को जीने के लिए इंसान का बना हुआ एक एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेचर की तरफ बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि भाई मेरे पास ये चीज़ है तुम रख लो, तुम्हारा ये चीज़ मुझे दे दो, ये तो खत्म हो गया। तो किसी का भी हो किसी भी कंडीशन में वो जितना भी नेचर के नजदीक रहे, बट स्टिल वो इन्फ्लुएंस्ड है एम्यूनिटीज अपनी सुविधाओं को पाने के लिए ऑन व्हाट, इकोनॉमिक पार्ट, करेंसी, मतलब कहीं भी, इसलिए पर कैपिटा वर्ड यूज किया गया है। कैलकुलेशंस में देखा जाता है कि एवरेज सैलरी, मतलब कोई कमा रहा है, उससे घर का एक व्यक्ति कमा रहा है और 5 लोग हैं, तो उसको डिवाइड कर देते हैं उस कमाई को कि पर लोगों के चलने के लिए, भले ही एक आदमी कमा रहा है फिजिकली अर्निंग, तो गवर्नमेंट वांट्स टू कैलकुलेट सम कंक्लूजन्स कि उस पर कितना दबाव है और वो अपने उसमें, तो इसलिए तो ये सब डिसाइड होता है प्लानिंग कमीशन में कि कितना इन्फ्लेमेशन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अब सैलरीज कितनी होनी चाहिए, किस चीज़ का रेट कितना बड़ा है, जिससे कि भविष्य में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हो जाएगा तो हम तो इस मार्केट सेल होगा, तो वही आदमी अब उन्हीं 5 लोगों को अपनी फैमिली चलाने के लिए। तो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी। हम करते कैसे हैं वो बायोलॉजी है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नेचर में ये सब है। अब आया समझ में? तो वो डेटा जो भी मिलता है वो अलग अलग तरह के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो अपने गिवन एरिया में अपने एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं फिर अपने हिसाब से, वॉट एवर। सो तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स और रिलेटेड और सारी बातें। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स में ये 4 फैक्टर्स को एक्सप्रेस करते हुए ये प्रेजेंटेशन, और आज के क्लास की सिग्निफिकेंस थी ग्रोथ मॉडल्स, कि समय के साथ वो कैसे करेगा, इसको प्रिडिक्ट करने का जो पैटर्न है, परहैप्स जो है 2 तरह के तरीके हैं शायद, वो एक्सपोनेंशियल और दूसरा है लॉजिस्टिक।
फिर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन देखिए, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, हाई आर वैल्यू। क्लास एंड हुआ इस पे? तो मेरा कहने का मतलब वही तो है, एक होता है ना आपने एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ लिया, लेकिन बात एक्सप्लोर करके कंक्लूड करने का है, तो आप क्या कंक्लूड कर रहे हो? खुद को एहसास होना चाहिए ना कि हाँ वाकई में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्या कनेक्शन है, देन यू गो टू द क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स। तो दैट एट व्हाट आई कंक्लूडेड, इसमें आर क्या है, यही तो है। हर पॉपुलेशन, हर स्पीसीज अपने पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करने की जो उसकी हसरत है, मतलब एम, सही बात है नेचर में, तभी तो। और उसके लिए उसको चाहे तो इवॉल्व करना पड़ जाए, क्या पड़ जाए? इवॉल्व, चेंजेस, स्लो, ड्रास्टिक, ग्रेजुअल चेंजेस, जो लाखों सालों में, हजारों सालों में देखने को मिलता है। एंड दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पीसिएशन। क्या कहते हैं उसे? दैट्स एन अनदर मैटर ऑफ डिस्कशन, अलग ही टॉपिक है, साइंस कॉल्ड इवोल्यूशनरी साइंस जो हम पढ़ते हैं। इन द हैबिटेट इन विच दे लिव, under a particular set of selection pressure, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy. प्रेशर क्या है? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, जो उसको मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा। some organisms breed only once their lifetime, while others breed many times during their lifetime. ठीक है ना? most birds and mammals, some produce, अच्छा सैल्मन फिश, बैम्बू, इन लोग क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, लो बीएमआर है, काफी समय तक इनको कंटिन्यू करना है, इनकी लाइफ स्पैन काफी लंबी होती है, तो इसलिए नेचर ने वैसे ही उनको बना के रखा है कि अगर एक टाइम भी करेंगे उसी समय इतनी तादाद से करेंगे कि फिर कुछ समय चल जाएगा। तो अर्ली डेज क्या होता था कि जिस दिन बैम्बू में जो उनके फ्लावर्स आते थे, है ना, विथ एसेंस एंड फ्रेगनेंस, ठीक है ना, पक के जो फूल गिरते थे उसके फल, उनको खाने के लिए चूहे आ जाते थे, रैट्स, they come and they deploy the whole area, और फिर वो सिर्फ बैम्बूज क्या, फिर पूरे वहां के सभी चीजों पे अटैक कर देते, लोगों के घरों में, खाना पीना सब डिस्टर्बेंस ना। अभी सोचो ना, यहाँ 100 चूहे छोड़ देंगे, सब यहाँ अबेंडन कर दोगे, खाली कर दोगे, इधर उधर भग जाओगे। द रीजन इज, अच्छा हाँ वो कर सकते हो कुछ भी, वो तो क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यू विल लाइक टू नॉट इंटरेक्ट, क्योंकि एक मेंटल हिच आएगा, आपको गंदगी की फीलिंग होगी, तो यू विल लीव ड्यू टू दोज रीजंस, डर के मारे। फेरोशियस रैट बोल रहा हूँ, छोटे छोटे माउस नहीं, रैट समझ रहे हो, मतलब बैठता है तो यहाँ तक होता है, इतने बड़े बड़े रैट। रैट और माउस में ये डिफरेंस है, माउस की साइज इतने ही होंगे, उसमें वो जो भी थोड़ा हेल्दी, रैट बैठ जाए तो ये ऐसा खरगोश जैसा हाइट। आया समझ में? एक्चुअल बड़े जो रैट्स होते हैं। ओके, सो तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, तो पुराने जमाने में लोग क्या है कि जैसे ही, तो इससे क्या हो जाता था? ड्रॉट, एक तरह से खाने की कमी, और पूरे फसल बर्बाद हो जाते थे, है ना। तो पुराने लोग ऐसा है कि अगर वही ऑब्जर्वेशन पे बेसिस, वो साइंटिफिक एटीट्यूड से नहीं बात करके क्या करते हैं कि अरे बांस में फल आए तो इस साल सूखा पड़ेगा, खाने की कमी हो जाएगी, बीमारी फैलेंगे, और जब इतनी तादाद में मूव करेंगे तो डेफिनेटली उनके बीच कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी, तो उन लोग आपस में भी एक दूसरे को मारेंगे, और उनकी डेड बॉडी में अगर प्लेग का बैक्टीरिया मौजूद होगा तो वो लोगों में भी फैलेगा। तो जब पहले कई 200-400 साल पहले जब ये होते थे ये घटनाएं, तो लोग ऑब्जर्वेशन, कोई साइंटिफिक एप्टीट्यूड से नहीं, वो क्या सोचते थे कि बस दिस इज अ साइन ऑफ व्हाट? मैसेकर टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, कि अगर बैम्बू में क्या आ गया, इसलिए बैम्बूज को जो है अक्सर पहले के ज़माने में क्या, शहर से बाहर कहीं सी और एरिया में, है ना, जहां पर भी लोकल हैबिटेशन लोग रहते थे, वहां नहीं लगाते थे। आ रही मेरी बात समझ में? ओके, सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर, वही स्मॉल साइज का। तो देखो एनसीआर अब आया समझ में? तो के और आर स्पीसीज के क्वेश्चन आना आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि बिना इन टर्म्स को यूज किए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिखे हुए हैं। तो यही तो मैं क्लासरूम में अपने एक्सप्लेनेशन में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर सही मायने में आप एनसीईआरटी पर्टेनिंग पढ़ना चाह रहे हो, तो उसमें यही बातें तो आपको खोजना है कि जिस बात को ऐसे डिस्कस किया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा चुका होता तो और अच्छे से आप समझ जाते कि जैसे हम क्वेश्चंस बुक्स में जाके देखना, हेल्डेन इफेक्ट, कैस्केड इफेक्ट, डबल बोहर्स इफेक्ट ऐसे लिखा है मिलेंगे ऑप्शंस में, लेकिन एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उन केमिकल कंडीशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेफिनेशन स्टेटमेंट्स है, वो लिखा हुआ है ना, कि एच आयंस बढ़ जाना, टेम्परेचर हाई, CO2 हाई,
है ना. These three factors create what? Increase in acidity, low in pH, decrease in pH. This is बोहर्स इफेक्ट. दिस इज, और जो बॉडी के हर डीप टिश्यूज में यही चल रहा है. हर पल, हर कुछ सेकंड्स का ये घटना वहां पर होता है, जिसके वजह से ब्लड में मौजूद ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है एट ब्लड टिश्यू लेवल. एट उस चैप्टर में मेन यही बात तो समझना है, बाकी तो सब एलाइड बातें हैं. दिस इज द एक्चुअल फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी pertaining to respiratory action or transport of gases. और जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होता है? रिवर्स एट ब्लड एल्विलाई लेवल. एट, क्योंकि बॉडी के अपर सरफेस एरिया नियर टू द एनवायरमेंट आते आते बॉडी टेम्परेचर लोअर, CO2 लेवल मोर, सॉरी CO2 लेवल लेस, ऑक्सीजन मोर, क्योंकि एल्विलाई में तो यही होगा ना. तो वेनस ब्लड वहां जब पहुंचेगा पल्मोनरी आर्टरी से, ब्लड कैसा पहुंचेगा? वेनस. वेनस इसलिए मतलब डीऑक्सीजनेटेड बोलना मेरा कहना है, लेकिन पहुंचेगा किससे? पल्मोनरी आर्टरी. आ रहा है सबको कंसेप्ट समझ में? कैसा आर्टरी? फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, इसलिए आर्टरी है, बट कैरी डिक्स. तो वो तुरंत वहां पर एल्कलाइन नेचर हो जाएगा, वो सारा रिवर्स बोहर्स इफेक्ट क्या बोल दोगे, या फिर हेल्डेन्स इफेक्ट क्या बोल सकते हैं इसको. तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि बिना इन टर्म्स को यूज किए भी बात बताई गई है, तो उसको गौर करना है. सो which is desirable for maximizing fitness. Ecologists suggest that life history, but finally एक ऐसी पॉइंट है जो कि नॉन इवेल्युएटिंग स्टेटमेंट है, मतलब इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. एट लास्ट रिसर्च चल रहा है कि लोग, साइंटिस्ट ग्रुप ये पता लगाना चाह रहे हैं, इकोलॉजिस्ट और दूसरे ऐसे लोग जुड़े के फिजियोलॉजिस्ट, कि किसी भी और स्पीसीज के शरीर मेंबर्स का जो साइज छोटा बड़ा, बॉडी साइज का संबंध लाइफ स्पैन से है कि नहीं है. कि जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा लाइफ स्पैन, या जितना छोटा शरीर कम लाइफ स्पैन, या रिवर्स. व्हाट इज द रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ BMR और ये जो रिप्रोडक्टिव, इन चारों फैक्टर्स का आपस में कोई संबंध है कि नहीं, जो कि किसी की लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को जस्टिफाई कर सके. कि किसी को 400 साल है ना, कुछ पेड़ तो है ना हजारों साल, क्योंकि उनके सीड्स ही 700,000 ईयर्स तक वायबल रहते हैं. तो लाइफ स्पैन तो वो भी काउंट होगा ना. पड़ा हुआ है सीड, वो तो जर्मिनेटिंग फैक्टर्स नहीं मिले, लेकिन उसके डॉर्मेंसी से गुजर रहा है, तो उसकी लाइफ तो काउंट हो रहा है ना. डॉर्मेंट है वो, डेड नहीं है. जिस दिन आपने क्या बोलते हैं, जो ग्राम पल्सेस में ग्राम्स, ठीक है ना, पल्सेस में है ना, आपने उसके कॉटिलिडन छील के वो दाल बन जाता है, तब वो डेड हो चुका होता है. अरे यस और नो. लेकिन अगर आप उसको उसके पूरे कॉटिलिडन के साथ रख दें, तो घर में होते हैं ना चने हम भिगो के रख देते हैं, यस और नो, कंजर्व द डॉर्मेंट, तो क्या होगा? जर्मिनेट होता है. यस और नो. सबको आ रहा है कंसेप्ट समझ में? स्प्राउटेड ग्रेन्स जो हम लेते हैं कभी कभी, मेरी बात आ रही है समझ में? दैट्स अ साइन कि इट हैज गॉट लाइफ. एंड दोज बिलीव इन नॉन वेजिटेरियन कंसेप्ट्स, सो मेनी एम्ब्रियोज यू हैव टेकन इन अ स्पून. एम आई राइट और नॉट? उसमें लाइफ थी और आप खा गए उसे. सबको आ रही मेरी बात समझ में? अगर उस तरह के एस्पेक्ट में बात करें, बट इट इज नॉट लाइक दैट. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट एन इश्यू ऑफ डिबेट कि है ना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इज अ फीडिंग हैबिट, इज नॉट न्यूट्रिशन. इट्स अ हु द पर्सन बीइंग ब्रॉट अप इन विच एरिया. पूरी दुनिया में हर जगह वेजिटेशन एक जैसा नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसे नहीं है ना. सियाचिन ग्लेशियर में जाके छोड़ दो, जो नहीं खाता सब खाना चालू कर देंगे, क्योंकि अगेंस्ट द एनवायरमेंट -40 डिग्री पे जिंदा रहने के लिए, नहीं तो सब हाइपोथर्मिया से वापस लौटेंगे नियर टू डेथ. अंदर हड्डी फ्रीज होके क्रैक मार जाएगा, मतलब बोन मैरो का जो पानी है वो भी क्या बन जाएगा? बर्फ. और उसके वजह से हड्डी अंदर क्रैक मार जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है अंदर ही अंदर. एंड सच पर्सन व्हेन गोइंग टू बेस कैंप या तो किसी तरह से बच पाएगा या डेथ हो जाएगा. क्योंकि आप समझो ना कि बोन मैरो अगर फ्रीज हो जाए तो बॉडी में एनीमिक कंडीशन क्या हो जाएगा. तो देयर आर मेनी सच कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस मेडिकली, कब किसके साथ क्या हो जाए. तो फाइनली यही लास्ट पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इज डिफरेंट स्पीसीज इज करेंटली एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च, जो इकोलॉजिस्ट कंडक्ट कर रहे हैं. ये 4 बातें पता लगाने का कि शरीर के साइज का और लाइफ स्पैन का कोई संबंध है कि नहीं. फिर मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आज ही जाके आप घर पे होमवर्क के आधा घंटा लगेगा, पहले चैप्टर को थॉरोली पढ़े. 8 पन्नों पे तो लिखा है चैप्टर, है ना. थॉरोली बैठ के पढ़ोगे तो हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाता है. तो उसमें एक जगह लिखा है कि देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ लाइफ स्पैन एंड बॉडी साइज. लाइफ स्पैन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी साइज.
ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट वहीं वहीं पर ही, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स प्लांट्स के सबके लाइफ स्पैन बताए गए हैं, और यही लास्ट में कहा है कि नो वन इज इमॉर्टल, ऑल आर मॉर्टल, everyone is certain in their life period because they come with birth and go with death, है ना, पेरिश होना आना जाना ये चल रहा है, और बीच का जो समय बीतता है लाइफ स्पैन, एंड व्हाट इज दैट, ऐसे करके वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है. फाइनली द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना. तो आज मैं एक ब्रीफिंग अच्छे से सारे पोर्शंस का करके जा रहा हूँ. वी हैव टू लर्न टोटल 7 इंटरेक्शंस. हाउ मेनी इंटरेक्शंस? एनसीईआरटी में 6 दिए हैं, एक एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा प्रोटोकॉप. म्यूचुअल मतलब हम लोग सिम्बायोसिस को 2 तरह से पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटोकॉपरेशन. उसके भी क्वेश्चन आते हैं. क्लियर? मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा तो यू शुड बी एबल टू, क्योंकि या तो म्यूचुअलिज्म को टिक करना है या प्रोटोकॉपरेशन को. वहां पर वो जो बारीक सा अंतर है तो बड़ा इजी सा डिफरेंस, लेकिन इट्स नॉर्मल ह्यूमन एरर. तुम्हारी जगह मेरे से भी हो सकता है कि ध्यान नहीं दिया और था प्रोटोकॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म पे टिक कर दिया, क्योंकि एट ए ग्लांस पढ़ के लगा कि ये तो म्यूचुअलिज्म है. लेकिन नहीं, ध्यान देने वाली बात है कि इसको करने के लिए ऑब्लिगेट कंडीशन चाहिए कि फैकल्टेटिव. तो वी हैव टू लर्न 7 इंटरेक्शंस एट अ स्ट्रेच. सम आर नेगेटिव, सम आर पॉजिटिव एंड सम आर न्यूट्रल. क्लियर? सबको आ रहा है समझ में, है ना. तो पॉजिटिव नेगेटिव में अगर हम बात करें, इस कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि इतने देर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे. सबसे पहले तो आप किसी भी गिवन एरिया में a population is of a species of a, तो अब हम ऐसे इंटरेक्शन. नाउ दिस इज बायोटिक कम्युनिटी, नेक्स्ट लेवल. अब पॉपुलेशन से ऊपर, हालांकि एक स्पीसीज के एक से ज्यादा, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे भी तो कह सकता हूं कि ये सारे एक ही स्पीसीज है, बस 5-6 पॉपुलेशन है उसके. भोपाल को आप इस एरिया को भोपाल मान लें और ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए, 4 जोन बन गए. तो ह्यूमन स्पीसीज की पॉपुलेशन ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट ऐसा करके जोन वाइज बांट दो आप. लेकिन अब हम वैसा स्टडी नहीं कर रहे हैं. हम कैसे स्टडी कर रहे हैं? पॉपुलेशन इज ऑफ अ स्पीसीज. ये एक स्पीसीज एस डैश S2 S3 सब अलग अलग स्पीसीज है. और कोई भी दो अलग अलग स्पीसीज की, कोई भी दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, P1 और P5 का स्पीसीज का इंटरेक्शन हो रहा है, उसका और इसका भी कुछ रिलेशन है. दिस इंटरेक्शन एट दिस लेवल. तो द टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एंड बिगिनिंग द टॉपिक इज at biotic community. Population interaction is experienced at which level of ecological hierarchy? Answer होगा biotic community, because a biotic community is made up of n number of population of different species. n number of population of, किसी को कोई डाउट? Clear? Now why this interaction is required? The chapter and the part of the chapter begins with a very basic question कि पूरी दुनिया में एट अ ग्लांस आंख बंद करके कोई भी दुनिया में नेचर का एक ऐसा एनवायरनमेंट, हैबिटेट में जाके आप ढूंढ के निकालें जहां आपको एक सिंगल स्पीसीज अकेले इंडिपेंडेंट सरवाइव करता हुआ मिल जाए. इट इज नॉट पॉसिबल. हवा में बनाया हुआ एक पॉइंट भी बना दूं और उसमें इनविजिबली जो माइक्रोब्स मौजूद है, वहां एक नहीं कम से कम 2 माइक्रोब्स होंगे अलग अलग स्पीसीज के. एक किलर स्ट्रेन होगा, दूसरा सेंसिटिव जो उसका फीड बनेगा, जिसको खा के वो. तो कम से कम प्रीडेटर रिलेशनशिप, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप? क्योंकि एक स्पीसीज की दूसरी स्पीसीज पे सिर्फ इतनी सी बात की डिपेंडेंसी होगी, ऑन द फीड, सोर्स ऑफ फीड. एक जिंदा इसलिए क्योंकि दूसरे को खा के वो जिंदा रहेगा, इसलिए मिनिमम सर्वाइवल के लिए किसी भी गिवन एरिया में 2 अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन से बायोटिक कम्युनिटी तो बनेगा ही. क्या बनेगा? सबको आ रहा है समझ में? ठीक है. एक ऑर्थोडॉक्स स्टेटमेंट और ये ऐसा ही होना है. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे डजंट नीड द फीडिंग टेंडेंसी. वो तो खुद का खाना खुद बना लेंगे, उसको तो अब इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, नॉट डिपेंडेंट. बट इवन दे आल्सो हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सम बायोटिक फैक्टर्स. बोले कैसे? स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, जिस सॉइल में उसके रूट्स एम्बेडेड हैं. सबको आ रहा है समझ में? वहां से क्या डिराइव करना? न्यूट्रिशन.
है ना, सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो उसको मिलेंगे, तो उनको डिग्रेड करके अवेलेबल कौन करा रहा है? द बैक्टीरिया, जो डिकम्पोजर्स वहां बैठे हुए हैं। दिस इज द डिपेंडेंसी। आ रहा है सबको समझ में? तो वी कांट, मतलब रूल इज रूल, और नेचर के उस रूल को कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है। एवरीवन हैज टू मोर और लेस फॉलो बाय डिफरेंट वेज। तरीके अलग अलग होंगे लेकिन फॉलो हर कोई करेंगे। दैट्स द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट टू स्पीसीज इन पॉपुलेशन फॉर्म इन अ गिवन एरिया। आपस में एक दूसरे को जो है सपोर्ट करना बाय एनी मीन्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इंट्रैक्शन इनविजिबली हमेशा है, भले ही आपको नहीं दिख रहा होगा, बट देयर इज सम टाइम एट द पॉइंट, क्योंकि आपके नजरों से वो इंटरेक्शन बच गया है, लेकिन नेचर में, इकोलॉजी में वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट, चाहे फिजिकली कांटेक्ट से कर रहे हैं या फिर बिना कांटेक्ट के दूर रह के लेकिन नजदीक रह के भी कर रहे हैं। तो टोटल जो आप 7 इंटरेक्शंस पढ़ोगे उनमें से 4 ऐसे इंटरेक्शंस है, लेकिन एनसीईआरटी में म्यूचुअलिज्म को नहीं रखा गया। 3 इंटरेक्शंस के नाम ऐसे रखे गए हैं कि उसके लिए उन मेंबर्स को एक दूसरे के नजदीक क्लोज रहना जरूरी है। प्रिडेशन, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। बोले सर म्यूचुअलिज्म में भी, लेकिन म्यूचुअलिज्म खुद, मतलब अगर मैं डायरेक्टली बात, 2 तरह का है, एक है सिंपल म्यूचुअलिज्म, एक है प्रोटो कोऑपरेशन। जो सिंपल सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म है उसमें तो ठीक है हमेशा साथ साथ रहना, यस, एक टाइम में, लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन इट में भी फैकल्टेटिव, अब साथ आ गए और एक दूसरे को फायदा पहुंचा के चले जाते हैं, बस ये है। जरूरी नहीं कि उसी भरोसे बैठे हैं, बस जब जब आ जाए, जैसे एक क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल के बढ़िया ऐसा बैठा हुआ है और एक पक्षी आके, स्मॉल बर्ड, उसके दांतों के बीच से फ्लेश के पीसेस कुरेद कुरेद के उसको फूड मिल गया, और किसकी दांत की सफाई हो गई? बगल क्या बेटी। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो कॉपरेशन। ऐसा थोड़ी है कि रोज वो आके बैठा रहता है और फिर वो पक्षी भी हाँ वहीं खाना मिलेगा चलो वहीं खाएंगे। दिस इज प्रोटो कॉपरेशन, टाइम बिंग, कि चलो एक साथ आए, वर्कआउट किया और अलग हो गए। आया सबको समझ में? तो जो बात को मैं वर्बली लिटरेचर वाइज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो तो कहानी लिख के ऑप्शन बन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्पल वाइज, या 2 स्पीसीज एक्स और वाई थे, एक ऐसा हुआ, वो जो कहानी बन के, या फिर कुछ नहीं, एक सिंपल ग्राफिकल डिपिक्शन रहेगा और देख के बताना पड़ेगा ए और बी स्पीसीज के लिए क्या स्टेटमेंट सही है। मतलब इस ग्राफ को देख के बताएं कि ए म्यूचुअलिस्टिक फलाना है, ए पार्टनर 1 और ये इससे ये फायदा ले रहा है। दोनों फायदा बिल्कुल कंपल्सरी ले रहे हैं कि अनकंपल्सरी ले रहे हैं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स है ग्राफ देख के, यही इस टॉपिक में सीखने वाली बात है। बाकी नहीं तो ये तो तुम भी समझ रहे हो कि घर पे बैठ के अगर 4 दिन लगातार बैठ के पढ़ते रहोगे तो ये याद तो तुम्हें भी हो जाएगा, अरे यस और नो। लेकिन क्लास में, लेक्चर में आपको यही ध्यान देना है। ऑप्शन, आज मैं थोड़ा क्वेश्चंस बनाऊं, पढ़ाने तो अपनी जगह है, ऑप्शंस बने रहेंगे। गॉस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, डोलोज रूल, एलेंस रूल। ग्राफ देख के बताइए कौन सा एप्लीकेबल है इस ग्राफ पे। अब आया समझ में? यहाँ तो वो लिखा हुआ है, बाकी जो मैंने रूल्स के नाम लिखे वो तो लिखे ही नहीं है। अरे सबको आ रहा है समझ में कि गिवन एरिया में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का सामना करते हुए 2 स्पीसीज ने इंटरेक्शन चालू किया है ना, तो दोनों की सर्वाइवर कर्व जो बने ए और बी, बताइए किसने एलेंस रूल को फॉलो किया, और मतलब ऑप्शन देख के कि ए इज फॉलोइंग एलेंस रूल और बी इज फॉलोइंग डोलोज रूल। तुम कह रहे हो काय का रूल, कुछ रूल पता ही नहीं अचानक से आउट ऑफ एनसीईआरटी, जबकि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी ने तो अपना काम कर दिया ना, 2 रूल्स डिस्कस्ड है, बाकी 4 और पता लगा लो और बुक देखो, है ना। जिपमर, एक्सप्लोरर, एम्स और एएमयू के पुराने आप क्वेश्चंस आपको पैटर्न मिलेंगे और वही कभी कभी इसमें रिवाइज हो गया। तो लास्ट टू लास्ट ईयर, है ना, 2 साल पहले 2015 में क्वेश्चन आया है, आप लोग सब जानते हैं। ऐसे करके पहली बार आया था ऐसा क्वेश्चन ए और बी का। ये तो वही कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस का है, तो उस साल वही है। लकीली मैंने उस साल 3 ग्राफ पढ़ा दिए थे, 6 इंटरेक्शंस पढ़ाए थे, 7 नहीं पढ़ाए थे, 6 में से 3 के ग्राफ बनाए थे, 1 का अब आ गया। उसमें भी सबसे थोड़ी बना, जिसने ध्यान रखा समझा उसने करके आ गए, कुछ लोग नहीं करके आ पाए, जो करके आ गए अरे कितने खुश हो गए सर आपने पढ़ाया था। मुझे कोई खुशी नहीं होती, तो कौन सा मैंने ऐसा तो पढ़ा नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, लॉजिक्स आपके डेवलप हो रहे कि नहीं वो आप सीखो। यू कांट टेक दैट, वो तो एक्सपीरियंस है, पढ़ा दिया उस साल आ गया लकीली, तो नहीं आता और पढ़ा दिया तो ज्यादा पढ़ाते हैं। अजीब अजीब टाइप के परसेप्शन है, लेकिन सबको आ रहा है समझ में। तो इस साल वही है, 2011 से 13 तक, फिर 2014 मैंने कोई रूल वूल नहीं पढ़ाया था, मैंने एलेंस रूल भी पढ़ाया नहीं उस साल, क्योंकि वही है आ नहीं रहा था। पढ़ाऊंगा सारे बच्चों के मुंह बन जाते, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे।
लेकिन इस साल मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि पढ़ा दे रहे हैं, आप टेक द रिस्क। अरे आप आया समझ में, मतलब दोबारा फिर कुछ नहीं, जो पढ़ा दूंगा बस उससे फिर और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबको लॉजिक आ रहा है समझ में, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अच्छा, कॉन्ड्यूट, प्रूडेंट, कॉम्पिटिटिव रिलीज, इंटरफ्रेंस कॉम्पिटिशन, टर्म्स लिखे हैं, क्वेश्चन यही बनेगा ना अल्टीमेटली। फिर एक कहानी लिखा रहेगा, बताइए क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस में, इस इंटरेक्शन में कौन सी घटना हुआ कि एक इकोसिस्टम में, फूड चेन में स्टडी चल रहा था, यहां से ये वो, बोला कि सर ये तो इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। नहीं, ऑप्शन नीचे देखो ना, सक्सेशन थोड़ी पूछा है, या तुमसे ये थोड़ी पूछा है कि 10% लॉस से कितना एनर्जी कितने जूल में कहां पास हुआ, तो मैं समझता कि 10% लॉस से इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन कह रहे हैं गिवन एरिया में 3 XYZ एरो बना के मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू फूड चेन, जिसमें सक्सेसिव एक प्रे है, दूसरा प्रेडेटर एंड सो ऑन, प्रोसेस ऑफ ईटिंग बीइंग ईटन चल रहा है। तो अब इसमें बताइए एक्स कौन किसके लिए प्रूडेंट है, कॉन्ड्यूट है, क्या है, मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चन बने हैं, ऑप्शंस। या यहाँ कॉम्पिटिटिव रिलीज हो गया। तो ये है अल्टीमेट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से तुम्हें तैयार करना है, इस एंड पार्ट से। टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एक क्वेश्चन आना है, डेफिनेशन बेसिस, एग्जाम्पल बेसिस आ जाए, ग्राफिकल बेसिस आ जाए, या ड्रामेटिक क्वेश्चन। 4 वैरायटी पूछने के, ये 4 ही तरीके होंगे, इसके बाहर कोई तरीका नहीं होगा। डेफिनेशन सबको आ गया समझ में कि प्रेडेशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन क्या है, वही सारी बातें, A प्लस B माइनस प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल वाइज ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव, वो तो तुम्हें तय करना है। पैरासिटिज्म, विच ऑफ द एग्जाम्पल इज नॉट ए पैरासिटिज्म, है ना। ब्रूट पैरासिटिज्म बिल्कुल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लाइज एंड लाउज टिक्स, है ना, एक्टोपैरासिटिज्म, सबको आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं आपका, बाकी यही जो भी कोई पैथोजेनिक बीमारी, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, पैरासिटिज्म, एंडोपैरासिटिज्म, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन फीटस, डेवलपिंग फीटस इन दी मदर्स वोम इज नॉट पैरासिटिज्म, इज नॉट अ पैरासिटिज्म, मतलब डी आंसर है। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन सबको आया समझ में। ग्राफ अभी अभी आ ही गया समझ में, तो आपको पूरे ऐसे 7 ग्राफ्स बनेंगे अलग अलग इंटरेक्शन के। किसी को कोई डाउट? और फोर्थ पैटर्न जो अभी अभी मैंने आपके सामने कहानी रखी, एक गिवन एरिया में ऐसा ऐसा हुआ, अब बताइए एक्स कैसा स्पीसीज है, वाई कैसा है, या क्या उनके बीच घटना हुआ। तो इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर के इस टॉपिक में यू आर गोइंग टू लर्न सम 5 to 6 रूल्स, कॉम्पिटिटिव रिलीज, रिसोर्स पार्टीशनिंग, सबको आ रहा है समझ, सुनते जाओ ये टर्म्स। कॉम्पिटिटिव रिलीज, रिसोर्स पार्टीशनिंग, इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन, कॉन्ड्यूट, प्रूडेंट, इनका क्या मतलब हुआ। पैरासिटिक एडेप्टेशंस पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। हालांकि जो मैंने आपको टेक्सोनॉमी के नोट्स दिए हैं, उसमें जो प्लैटीहेल्मिन्स के टॉपिक वाला बुकलेट है, उसमें सब लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है रिफर टू चैप्टर दिस। मेरी बात आ रही समझ में। तो वो टेक्सोनॉमी में पढ़ाते पढ़ाते वहां एक्सप्लेन कर देता हूँ, या इस पे पहुंच गया तो यहां समझा देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व से मतलब है। तो पॉइंट टू बी नोटेड है ना, पैरासिटिक एडेप्टेशन, कौन कौन से इंटरेक्शन में को इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखो ऐसे बनेंगे, सबको आ रहा है समझ में। और पैरासिटिक एडेप्टेशन हमेशा 2 तरह के होते हैं, रेट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव। तो जहां तक मुझे याद आता है, जब मैंने आप लोगों को टीनियासिस और है ना एस्केरिसिस पढ़ाया था, वहां मैंने बात रखी थी आपके सामने कि एक्सट्रीम पैरासाइट्स हैं, जिस फाइलम के मेंबर है पूरे, है ना, इनकी खासियत ही है कि जहां से सबकी पैरासिटिज्म खत्म होती है, इनका शुरू होता है, क्योंकि दे इजीली डोंट गेट लिंगर इनटू द होस्ट बॉडी, और मौका मिल गया तो आसानी से छोड़ते भी नहीं है। द रीजन इज दे हैव गॉट ऑल दोस फीचर्स, उनमें क्यूटिकल लेयर है, वो एंटी एंजाइम्स बनाते हैं, हमारे एंजाइम्स के खिलाफ एंटीबॉडीज, उनका हुक्स और सक्कर्स हैं, यस और नो। लार्वल एम्प्लीफिकेशन, तो आज ही घर पे जाके पढ़ के तो देखो अपने लेवल पे एक बार, पैरासिटिज्म पेज नंबर 235। और इस दौरान अगर होस्ट ने थोड़ा सा इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में अपने आप को रेजिस्ट करने का तरीका भी बना लेते हैं, तो ये भी को इवॉल्व कर जाते हैं, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दे आर नेसेसरली डिपेंडेंट, दे हैव टू गो अलोंग द होस्ट बॉडी ओनली, उसके बाहर उनकी लाइफ खत्म। आया सबको समझ में। तो इस तरह से मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्टअप करूंगा, लेकिन आपको बायोडाइवर्सिटी बुकलेट भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास भी मुझे एट अ स्ट्रेच 2 फेसेस मिलेंगे। तो फर्स्ट फेज के ही 1.5 घंटे में मैं ये टॉपिक खत्म करके बायोडाइवर्सिटी क्या स्टार्ट करेंगे, एंड यू विल गेट द बुकलेट ऑन बायोडाइवर्सिटी, है ना, डे आफ्टर टुमारो। तो सब कुछ ठीक रहा
तो फ्राइडे तक जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा एनवायरमेंटल इश्यूज तक। क्लियर?